हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। और पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने मेरे नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, होम पेज पे जाएँ, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसमें मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में पूछा गया है, मतलब किसको प्राप्त है इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए है केवल नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी है केवल विदेशियों के लिए, ऑप्शन सी है नागरिकों एवं विदेशियों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही है, क्योंकि केवल नागरिकों को ही मूल कर्तव्य प्राप्त मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए होते हैं, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है। और ये मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। और इस समय 11 प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने कल भी बात की थी, उसमें डिटेल में उसमें भी बात की थी। ठीक है। और जो ये मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इन चीज़ों में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मूल कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी है केंद्रीय सूचना आयोग, सी है संसदीय सचिवालय, और डी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो संसदीय सचिवालय है इसका आर्टिकल 98 में उल्लेख किया गया है। और ये मानवाधिकार, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, ये एक्ट द्वारा बनाया गया था 1993 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी एक्ट द्वारा बनाया गया था, और केंद्रीय सूचना आयुक्त ये भी एक्ट द्वारा ही बनाए गए थे। तो जो एक्ट द्वारा पार्लियामेंट द्वारा, मतलब एक्ट अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें स्टेचुअरी स्टेटस दिया जाता है, कि मतलब उनको संवैधानिक निकाय बोला जाता है, ना कि संवैधानिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद में शून्यकाल होता है, शून्यकाल के बारे में बताना है कि कौन सा होता है शून्यकाल। तो ए है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, बी है जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, सी है प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर, जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तभी ये होता है। और ये इन्वेंशन जो है शून्यकाल, ये भारत का इन्वेंशन है। और ये संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो 1 घंटा होता है, इसे ही शून्यकाल कहते हैं। और इसमें पूर्व सूचना के अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में ना हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है इसका, कोई भी सदन सत्र में ना हो तभी राष्ट्रपति तत्काल कार्रवाई के लिए अध्यादेश जारी करता है। और ये आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी सत्र चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, सी है 6ठी अनुसूची, और डी है 250 अनुच्छेद में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो 6ठी अनुसूची है इसी में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो स्वशासी जिला परिषद हैं, इसकी ये जो 6ठी अनुसूची है, इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। ठीक है, और ये स्वशासी जिला परिषद जो होते हैं, इसमें 24 मेंबर जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, और 6 मेंबर जो होते हैं उनका राज्यपाल उनको मनोनीत करता है, उन्हीं के द्वारा प्रशासन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संघीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये बताना है। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। तो ये इसका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, 1935 में नहीं 1937 में हुई थी।
ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो ये सर मॉरिस गुयर थे। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। और जो ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करने का इसमें संचालन किया था। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करने लगा था 1950 में, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये बताना है। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, या फिर वह बहुदलीय निकाय थी, थर्ड है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो थोड़ा सा करेक्शन है गाइज, क्योंकि जो इनकरेक्ट ये पूछा गया है ये इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन, जो ऑप्शन के हिसाब से कोई भी सही नहीं, क्योंकि इसमें ये बहुदलीय निकाय थी ये भी सही है, और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था ये दोनों सही हैं इसके। लेकिन ये जो था कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी तो ये गलत है, तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये ट्रू कर लीजिए गाइज आप लोग, थोड़ा सा चेंजेज है इसमें कुछ में, उस हिसाब से ये अगर सत्य की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। यह सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। तो ए है बलवंत राय मेहता, बी है अशोक मेहता, सी है जीवी के राव समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने ही इसकी सिफारिश की थी, और 1957 में ये समिति की स्थापना हुई थी बलवंत राय मेहता, और इन्हीं की सुझाव पे 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसी के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 3 स्तरों पे, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक और क्षेत्र और ग्राम स्तर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ अनन्य रूप से राज्यसभा को दी गई हैं। तो राज्यसभा के बारे में बताना है। स्टेटमेंट एक है, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाने का संसदीय अधिकार, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए संसद को प्राधिकृत करना, धन विधेयक में संशोधन के लिए संसद को प्राधिकृत करना। तो ये वाला इनका नहीं है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा का ही विषय है, इसी में पेश किया जा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या मतलब साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो ये धन विधेयक पर तो पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, लेकिन जो ये संसदीय अधिकार दिया गया है जो राज्य सूची पर, ये 249 के अंतर्गत ये अनन्य अधिकार है इसका राज्यसभा का। और अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 में, आर्टिकल 312 में कहा गया है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 67B में जो होता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती, वो भी राज्यसभा को ही दी गई है, उसी के पास अनन्य अधिकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो गया 1 और 2, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन कथन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा की शक्ति है इसके पास, उपरोक्त सभी। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अवमानना के लिए वो दंडित भी कर सकता है, स्वयं की समीक्षा भी कर सकता है जो निर्णय देता है, और अभिलेख न्यायालय तो होता ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए नामित कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत कर दे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य विधानसभा में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि संयुक्त बैठक का कोई प्रोविज़न किया गया हो। और ये आंग्ल भारतीय जो समुदाय का जो एक सदस्य होता है, ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं, ये राज्यपाल का काम होता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। और आर है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो नहीं, ये स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल नहीं है, ये
जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और ये आर्टिकल 156(1) में कहा गया है। और ये जो मुहर लगे आज्ञा पत्र की बात करता है, तो हाँ ये भी ये सही है बिल्कुल, क्योंकि 155 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है? तो सदन का स्थगन करना, सदन का सत्रावसान करना, सदन का सत्र आहूत करना, और लोकसभा का विघटन करना। तो ये तो तीनों राष्ट्रपति के ही पावर होते हैं कि सदन को सत्रावसान करना और आहूत करना और विघटन करना, लेकिन जो स्थगन करने की शक्ति होती है ये लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। तो ये गलत है, 2/3 नहीं, साधारण बहुमत के लिए ही मतलब बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है इसका, और ये पहला वाला सही है कि नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया असत्य कथन का चयन कीजिए। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 100 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो ये 100 निर्वाचक नहीं होते हैं, 50 होते हैं, 50 निर्वाचक और 50 प्रस्तावक। और ये जो अपूर्ण की बात करें, अगर निर्वाचन मंडल अपूर्ण होगा तब भी चुनाव राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी विधानसभा में चुनाव होना है, वहाँ के कोई भी सदस्य ना हो, वो लोग पार्टिसिपेट ना कर पाएँ राष्ट्रपति के चुनाव में, तो या फिर लोकसभा में कोई सीट खाली हो या राज्यसभा में कोई सीट खाली हो, तो ये अपूर्ण हो जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए कह दिया गया है। तो ये प्रोविज़न नहीं किया गया है इसमें कि अगर वो अपूर्ण होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा, तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो असत्य पूछा गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट है कि वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। बी है उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। और सी है उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। उपरोक्त में से सभी, तो ये तीनों जो है योग्यताएं होनी चाहिए उसके पास, तो उसे बना दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित में से किस योजना को राव एवं मनमोहन योजना कहा गया? तो क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना है, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 92 से 97 तक थी, 1992 से 97 तक थी। और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, इसीलिए इसे राव एवं मनमोहन योजना कही गई थी। और इसमें था क्या कि जो मुक्त बाजार की शुरुआत इसमें की गई थी, इसीलिए ये योजना चर्चा में रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। नीतिगत कटौती, फर्स्ट है कि बजट मांग घटाकर 1 रुपये करना। अर्थगत कटौती मतलब बजट की मांग का एक निश्चित सीमा तक कम कर देना। सांकेतिक कटौती, बजट की मांग से 100 रुपये कम कर दिया जाए। तो ऑप्शन डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में, ऑप्शन ए है, बी है 1987 में, 1988 में, 1989 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1989 में
ये 11 सितंबर 1989 को संसद में पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में लागू हो गया था ये। ठीक है, इसमें 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। इसमें जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ कोई अपराध किया जाता है, जैसे उन्हें मैला उठाने के लिए मजबूर किया जाए, कोई दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाए, तो उन सब बातों के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उनके जो राज्य मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है इसकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है वरीयता अनुक्रम में लोकसभा का अध्यक्ष होता है राज्यों के राज्यपाल के समकक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है समितियां दी गई हैं और अध्यक्ष दिए गए हैं, तो बताना है कौन किस समिति का है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे ऑप्शन भी दिख जाए। हाँ, ये अब देखो, प्रक्रिया नियमन समिति की तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो JB कृपलानी थे, और संघीय संविधान समिति की बात करें तो इनके तो जवाहरलाल नेहरू थे, और सदन समिति की तो V प्रताप सीतारमैया। तो हमारा 1 4 2 3 ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये बताना है। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं। इसमें इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, और 43B की बात करें तो जो सहकारी समितियां हुई उनका गठन है, और 46 में जो SC ST और समाज के पिछड़े वर्गों और पिछड़ों वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसमें था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, ये बताना है कि कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति 1976, वर्मा समिति 1999, अशोक चंद्रा समिति 2002, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अशोक चंद्रा समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, और स्वर्ण समिति जो है इसी ने तो सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों की, और वर्मा समिति ने भी 1999 में की थी। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। वित्तीय आपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।